श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो, आज एक बार फिर से डॉक्टर जयदीप के साथ अपने स्टूडियो में उपस्थित हूँ। एज यूजुअल मिस्टर प्रवीण वैद मेरे साथ हैं। हमने आज एक विशेष अनुरोध पर डॉक्टर जयदीप शर्मा को अपने स्टूडियो में बुलाया। आपको याद होगा, हमारे पिछले कार्यक्रम में डॉक्टर जयदीप ने अपने जीवन से संबंधित कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए तो एक जीवन की घटना हो सकती है, क्योंकि आए दिन लोगों के सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी भी उस एक्सीडेंट में चले जाते हैं। लेकिन जब मैंने डॉक्टर जयदीप शर्मा से बात की तो मुझे लगा कि ये वो व्यक्ति है जिसने जीवन के इस दुर्घटना से बहुत कुछ सीखा है। मैं अक्सर अपनी शायरी के अंदाज में एक बात कहा करता हूं कि जागने से यहां बोध मिलता है, जागने से यहां बोध मिलता है, वरना खुद से कहां योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है, अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। तो डॉक्टर जयदीप, मैं आपसे ये बात साझा करना चाहता हूं अपने अध्ययन के आधार पर कि जीवन में विरले लोग यहाँ जागते हैं। इसमें कोई बहुत, मैं आपको हायर पेडेस्टल पर रखकर बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हम सब इंसानों की फितरत ऐसी है कि एक घंटा पहले शमशान घाट में होते हैं, वहां से बाहर आकर उसको भूल जाते हैं और पुनः इस आपाधापी की दौड़ में हम लग जाते हैं। तो ये कहीं पर प्रकृति द्वारा इंसान को ऐसी फितरत बख्शी हुई है कि वो बहुत देर तक दुख में डूबा नहीं रहना चाहता, उसके बारे में नहीं सोचता। लेकिन किसी ऐसी दुखद घटना को अपने जीवन में उतार के स्वयं से साक्षात कर लेना बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूं ये प्रभु की विशेष कृपा है उस व्यक्ति के ऊपर कि उसको इस चोट के बाद भी अगर ऐसी दृष्टि मिल जाए तो मैं ये समझता हूं कि कम से कम ये जीवन तो सार्थक साबित हो गया, जिसमें घटना भी घट गई, आपने जो नुकसान पाना था वो भी पा लिया, और उसके बावजूद आप रेस्ट ऑफ द लाइफ में अपने आप को जागरूक महसूस करते हैं। श्रोताओं, आपकी मेमोरी को रिकलेक्ट कराते हुए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सन 90 में डॉक्टर जयदीप शर्मा का एक बहुत ही फैटल एक्सीडेंट हुआ, जिसमें इन्होंने अपने परिवार के 5-6 सदस्यों को ऑन द स्पॉट खो दिया। उसके बाद जब आपको होश आया तो ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल थे, और बड़े समय बाद इनको ये बात समझ में आई कि ये अपने परिवार के लगभग सभी निजी सदस्यों को खो चुके हैं। लेकिन अभी हाल में ही जब मुझे इनका पहला इंटरव्यू करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि बहुत से लोग अध्ययन करके, पुस्तकें पढ़ के उनमें एक जागरूकता आती है, ध्यान भी करते हैं, ध्यान से भी लोग जागरूक होते हैं। लेकिन मैं
डॉक्टर जयदीप शर्मा से फर्दर वार्तालाप इसलिए करना चाहता हूं कि आम तौर पर हमारे आसपास जब बहुत दुख में लोग डूबते हैं तो वो स्वयं भी डूब जाते हैं, उनमें देखने की दृष्टि खत्म हो जाती है, वो आपे में नहीं रहते और रिजल्ट ये होता है कि वो स्वयं का भी धीरे धीरे नाश करते हैं, अपने परिवार का भी नुकसान करते हैं और अपने बैलेंस लाइफ को निरर्थक ढंग से रोते रोते गुजार देते हैं। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड आपकी सोच से, आपकी अब जो एक कर्तव्य निष्ठा आप में जन्म ली है, आपसे बातचीत करके जो आप में अहंकार का खात्मा है, उसकी जो समझ आई है। मैं शायरी में डॉक्टर साहब एक बात और कहा करता हूं कि छूड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नजर आने लगा, अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा। तो डॉक्टर साहब, मैं आज आपसे आपकी गजल जो आप टेक्निकल ढंग से चाहे ना गुनगुनाते हो, लेकिन आप अपने जीवन में जो संगीत ले आए हैं और इस भारी चोट के बाद ये प्रतिक्रिया इसी ढंग से हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं इसमें भी उसकी कृपा मानता हूं, बिना उसके आशीर्वाद के ये भी संभव नहीं है जिस स्थिति पे आप आके खड़े हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरी इस इंट्रोडक्शन जो मैंने सिर्फ इसलिए दी है कि लोग आपको राइट संदर्भ में समझ पाएं, क्योंकि यहां सब चिकने घड़े हैं। आप उनको कितना उठा लो, कितना जगा लो, आप देखो शास्त्र भरे पड़े हैं इस बात पे, लेकिन कोई नहीं मानता। लेकिन जब आप जैसा शख्स जो पूरी तरह से व्यवहारिक जीवन में उसी ढंग से लिप्त था जिस तरह से एक साधारण कोई व्यक्ति होता है, लेकिन जब ऐसा एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ और अब जो चेंज आप में आया, डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले आप अपनी बात शुरू करें, मेरी आपसे गुजारिश है डॉक्टर साहब, आप लाखों लोगों को संदेश देने जा रहे हैं और आपकी इस बातचीत से बहुत से लोग एक बार पुनः उठ खड़े होंगे। इसलिए इस बात को समझते हुए आप हमें अपने जीवन का जो तुलनात्मक वर्णन है, जो आप ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि आप बहुत बेबाकी से अपना एनालिसिस कर रहे हैं, पहले के जीवन का और बाद के जीवन का। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं और प्रवीण बीच बीच में आपसे प्रश्न करते रहेंगे और पहले ही गुस्ताखी की माफ़ी मांगते हैं। अगर कोई बहुत निजी एस्पेक्ट हम छू जाएं तो आप ये सोच के दरकदर कर देना कि हमारा मकसद सिर्फ आम लोगों को जागरूक करना। जी गंभीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 60 वर्ष के जीवन में एक बड़ा विरला अवसर है कि मुझे ऐसे बात करने के लिए कहा गया है। जी, शायद मैं और 40 साल जी लेता और शायद इस धरती से चले भी जाता जी, पर ये मौका जो आप मुझे दे रहे हैं ये इतना असाधारण है जी, कि शायद जीवन में किसी को मिलता ही नहीं। जी, अपने आप से ही बात कर पाने का, लीव अलोन कि लाखों लोगों को सुनाने का मौका मिल जाए। तो मेरे लिए ये असाधारण मौका किसी भी हीरे जवाहरात से ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑन विच आई एम आस्किंग एंड ऑन द लेवल ऑन विच यू आर टॉकिंग। थैंक यू। पर इस सारे को समझने के लिए
आपको 2 जयदीप का इंटरव्यू आज लेना है। ओके। एक जयदीप वो जो पहले 30 साल रहा, यस। और एक जयदीप वो जो उसके बाद के 30 साल का है। यस यस। एक्सीडेंट तो जून 93 में हुआ था, 6 जून 93। ओके। और मैं 6 दिसंबर की पैदाइश वाला हूं, तो 29.5 साल का था ठीक उस दिन। ओके। और अब मैं 59.5 साल का हूं। पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा उस जयदीप से जो उस एक्सीडेंट का विक्टिम था। ओके। प्रायर टू एक्सीडेंट। जी जी। वैसे तो अक्सर हिम्मत नहीं पड़ती पब्लिक कॉन्वर्सेशंस में मैं उस जयदीप को कभी सामने लाऊं। यस। क्योंकि उस जयदीप की नेचर, उस जयदीप की एग्जिस्टेंस से मैं शर्मिंदा हूं। पर आपकी इस हिम्मत देने से जी, और आपका जो पर्सपेक्टिव है कि बाकी लोग जो इस तरह से यस, शायद न समझें राइट, कि वो ऐसे जी रहे हैं, जब मुझे समझ में आ गया तो कम से कम मैं आप लोगों से शेयर करूं। जी। आइए बताता हूं उस जयदीप का जीवन। जी। वो 29 वर्ष बीते मेरे जीवन के, उसमें मेरे से ज्यादा घमंडी, मेरे से ज्यादा ईगो, मेरे से ज्यादा बदतमीज, मेरे से ज्यादा गुस्से वाला, मेरे से ज्यादा अहंकारी, मेरे से ज्यादा बेहुदा इंसान नहीं हो सकता। ओके। उदाहरण के तौर पे ही कुछ दे दूं, और शायद सबसे बुरे ना भी दूं अपनी शर्मिंदगी के चलते। जी। पर जब 16 साल का था तो माता पिता को इतना तंग किया मैंने कि माँ के खिलाफ इनकम टैक्स दफ्तर में कंप्लेंट, ओके। पिता और भाई के खिलाफ 18 साल पे पुलिस हेडक्वार्टर में जाके कंप्लेंट लिखवाना। ओके। किसी टीचर को भी अपने बराबर ना मानना। फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स को भी मैं सोचता था कि मैं उन्हें पढ़ाने जाता हूँ। ओके। ओके। और इसको प्रूव करने के लिए इतनी ज्यादा पब्लिक बदतमीजी करता था मैं सबके साथ कि मैं कोई अफलातून की औलाद हूं और मेरे सामने मत खड़े हो, मैं 30 मार्क का हूं। ओके। और देख लो मेरे क्रेडेंशियल्स, ये देखो मेरे मार्क्स, ये देखो मेरी डिग्रियां, ये देखो मेरे पब्लिकेशंस, ये देखो मेरी रिसर्च, और ना जाने क्या क्या। अपने इन-लॉज, बीवी, बच्चों को कैसे ट्रीट किया होगा मैंने। कुछ करेक्शंस करना चाहूंगा मैं आज जी, पिछले इंटरव्यू के ऊपर भी। जी। एक्सीडेंट में जब मैं जागा तो सालों का वक्त लग गया इससे पहले कि मेरे से कोई बात कर सके। ओके। क्योंकि उस जयदीप से कोई बात ही नहीं करना चाहता था। ओके। और उसका एक्सीडेंट हुआ था। यस, द फ्रेमवर्क वाज ओल्ड, जी, but in new Jaideep was emerging in that framework. नहीं, which ये तो मुझे भी नहीं पता था कि नहीं मर्ज कर रहा, तो उनको क्या पता होगा बेचारों I को। agree with you. और ना जबान थी, ना जबड़ा था, तो बोल नहीं सकता था। Okay. ना हाथ था, लिख नहीं सकता था, तो बताऊं कैसे Okay. कि कुछ बदलाव भी हो रहा है। ये बताने का तरीका भी नहीं था। Yeah. तो वो तो उसी तरह से ऑपरेट कर रहे थे जैसे जब से पैदा हुआ था मैं था। But they were caring for you? in those They were days? around and that's the beauty of those people. हाँ. पर यहीं पे छुपी है वो अधूरी बात जो पिछली बार रह गई कि सब नहीं झेल पाए वो। मेरी बीवी आज भी जिंदा है। Okay. वो बहुत मल्टीपल इंजरीज के साथ बगल वाले कमरे में ही एडमिटेड थी, पर मेरे जागने से 2-3 महीने पहले छुट्टी लेके घर जा चुकी थी। Okay. मेरा 1.25 साल का बेटा अपनी लेग के कट जाने से विकलांग हो चुका था। Okay. आर्टिफिशियल लेग लगा के वो बच्चा भी खेलता कूदता अपने घर जा चुका था। Okay. उन्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वापस लौटना चाहिए इतने घटिया इंसान के पास। इस तकलीफ के साथ मैं आज भी जिंदा हूं। Okay. वो जहां हैं मैं जानता नहीं कहां,
पर इस माध्यम से आज मैं उनका शुक्रिया भी करना चाहूँगा। मुझे झेलने वाले बहुत कम लोग थे दुनिया में उस वक्त, और उनका चला जाना मुझे बिल्कुल भी नहीं अखरता आज, क्योंकि उस जयदीप को जब आज मैं खुद अध्ययन करूँगा एक बार जी, तो मैं उसमें नहीं रहना चाहता था, मैं उसके साथ नहीं जीना चाहता था। जो एक्सीडेंट में चले गए वो तो चले गए, और हाँ वो 4-5 लोग थे, पर जो नहीं गए वो भी छोड़ के चले गए। ओके ओके। मेरी किस्मत तो बस इतनी ही थी कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का असिस्टेंट प्रोफेसर था, और वहीं पे मेरे को लाके दाखिल कर दिया गया, और मेरे टीचर्स और कलीग्स जो सिक्का मानते थे मेरी नॉलेज का, मेरे क्लिनिकल स्किल्स का, मेरे तौर तरीकों का एज ए डॉक्टर, उन्होंने उस डॉक्टर को बचाया। ठीक। वो जयदीप तो बचने लायक था भी नहीं। ठीक। और आज वो जयदीप जिंदा नहीं है, और इसकी मुझे भी खुशी है। ओके। तो जो जयदीप यहाँ बैठ के बात कर रहा है वो जयदीप नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस समय बुद्ध ज्ञानस्थ होके लौटे जी, तो उनके पिताश्री ने उनको कहा कि तू आज भी वापस आ जा, जी, तो स्वीकार्य है। जी, पूरे का पूरा राजघराना तेरे बिना वंचित है। तो बुद्ध ने सिर्फ एक वाक्य कहा कि पिताश्री, जो बुद्ध यहां से गया था और जो लौट के आया है, दोनों में बड़ा अंतर आ गया, लेकिन साधारण व्यक्ति उस अंतर को नहीं समझ सकते। जी, आप बात पूरी करें। बहुत बेहतरीन बात कही आपने, क्योंकि बिल्कुल यही बात आज मैं कहना चाहूंगा। उस जयदीप को तो वापस कोई भी अपने जीवन में नहीं चाहता है, और ये पूरी तरह से क्लियर था मुझे। जैसे जैसे मैं जाग रहा था, मैं शुक्रगुजार था उन टीचर्स का, उन कलीग्स का, और ऐसे नहीं कि रिश्तेदार सारे ही चले गए थे। मेरे पिताजी अपनी वृद्धावस्था में, जिनको मैं हमेशा कहता था कि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मैं खुद कर लूँगा सब कुछ, ठीक, बुद्ध की तरह। हाँ। उस व्यक्ति ने अपना सारा काम छोड़ के 6 महीने दिन रात मेरे कमरे में काटे। ओके। मैं पिछली बार बता चुका हूं कि वो यूनाइटेड नेशंस के डिप्लोमेट थे। ओके। और रुतबा ऐसा था कि प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट आके उन्हें रिसीव करते थे एयरपोर्ट्स पर, ओके, जिस देश में भी वो जाते थे। राइट। पर उस 6 महीने में जब मैं जागा तो मैंने उस पिता को अपने बगल में बैठे रोते देखा। तो मैं समझ सकता हूं कि बुद्ध के पिता ने भी क्या महसूस किया होगा। ठीक। और आज वो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि दिसंबर 2020 में वो गुजर गए। पर किस्मत बस इतनी अच्छी रही मेरी कि जाने से पहले हम बेहतरीन दोस्त बन गए थे। ठीक है। ये तो अभी 3 साल पुरानी बात है। जी जी। और कुछ सुधार जो हुए व्यक्तित्व में, जिसकी वजह से मैं नए जयदीप की बात कर रहा हूँ, वो कुछ पहले हो चुके थे। ओके। मुझे वो दिन याद आता है जब मैं एक जगह बैठा था और मुझे एहसास हुआ मैंने क्या गलती करी, और मैंने पिताजी को फ़ोन किया, और अक्सर वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। दूसरी तीसरी कोशिश में उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया और पूछा बोलो। और मैंने कहा पिताजी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तू तो 48 साल का है, क्या माफ़ी मांग रहा है? तो मैंने कहा मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा शायद नहीं कर पाऊंगा कभी। फ़ोन रख दिया। ओके। दिन खत्म होने पे मैं उनके घर गया। मैं अलग रहता हूँ। 16 साल के वक्त पे मैं अपने पिता का घर छोड़ आया था। ओके। 32 साल बाद मैं उनके घर गया और जाके गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे अंदर आने दें, सिर्फ माफ़ी मांगने आया, और उन्हें विश्वास नहीं था। ओके। हाँ, एक छोटा सा ग्लिम्स था जब मेरी माँ उससे 4 साल पहले आईसीयू में दाखिल थी। पर मैं आज भी अपने आप को क्वेश्चन करता हूँ कि आईसीयू में मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आप को बेहतरीन डॉक्टर मानता था या सही बेटा। वो डाउटफुल है आज भी। ओके। ज्यादातर परिवार के लोगों को लगा कि ये अपनी हेकड़ी दिखाने डॉक्टर के रूप में आया, और मुझे आज भी याद है कि मैं उनको बता रहा था कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ सही नहीं हो रही। और अंत में जब उनका देहांत हुआ तो मैंने लिस्ट बना के दी कि ये सारी चीज़ें काश कि तुमने सही करी होती। मेरा अहंकार वहाँ भी था जो उस वक्त का जयदीप खुद देख ही नहीं पा रहा था। ओके।
उसको तब भी लोगों में कमियां दिख रही थी। ठीक। एक नहीं, मैं ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूं जहां मैं इस प्रकार से रहा। Right. और ये तो ठीक होने के बाद है, ये तो एक्सीडेंट के भी 11 साल बाद की बात बता रहा हूं मैं तो। मैं ठीक। पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, ठीक। शायद आज भी नहीं, मुझे नहीं पता। पर एक तरीका, अगर मैं सुधार चाहता हूं तो बेहतर रहेगा कि मैं सबके सामने खड़े होके माफी मांगूं, एहसास करूं मैंने क्या गलतियां करी हैं, और अगर हो सके तो आप सब लोगों को कहूं कि अगली गलती पे मुझे पहले रोक लेना। मेरा मकसद यही है। आज हो सकता है ये इंटरव्यू मेरा वो लोग सुने जिनको पिछली बार मेरे इंटरव्यू में गलतियां और झूठ सुनाई दे गए हैं। ठीक। आज उनसे विशेष मैं माफी मांगना चाहता हूं, और आप लोगों से भी कि अगर आप कभी मुझे देखें आगे भविष्य में इन शब्दों के अलावा कुछ करते हुए, मुझे प्लीज रोक लीजिएगा। एक बात डॉक्टर साहब बीच में मैं रोकना please. चाहूँगा। जैसे नए जदीप ने अपनी वाइफ और बच्चों को मिलने की कोशिश नहीं करी? जी, आप सोच सकते हैं कि ना करी होगी। हाँ, मेरा हाँ, तो करी वही। पर अर्जी क्या एक्सेप्ट नहीं हुई? क्या हर तुम्हारी की गई गलती माफी लायक होती है? ठीक। क्या हर इंसान तुम्हारी की गई हर गलती की माफी दे देगा? एक बाप शायद दे भी दे, शायद उन्होंने दी भी थी, पर उन्हें भी कई दशक लग गए ये कर पाने में। एक माँ शायद करती अगर रही होती जिंदा और कुछ, उसके अलावा तो मैं किसी को जानता नहीं। और जिन्होंने नहीं किया, अच्छा है नहीं किया, मैं जल्दी जाग पाया। अगर उन्होंने माफ कर दिया होता तो शायद मैं फिर लौट गया होता उस अंधकार में जहां से मैं आ रहा था बाहर। मैंने पिछली बार ये भी कहा आप लोगों को कि सच्चाई तो जीवन की कुछ है ही नहीं। जीवन तो केवल एक एक्सपीरियंस है। इसमें सच क्या और झूठ क्या हम कभी भी एनालाइज शायद ना कर पाए। यस। मैंने कहा था धरती का घूमना सच है या सूरज का उगना और डूबना, क्योंकि लोग तो सूरज का उगना और डूबने की बात करते हैं, जो कि झूठ है। असल में तो धरती घूम रही है, पर अखबार भी फ्रंट पेज पे सनराइज और सनसेट का टाइम लिखता रह जाता है, जो कि क्लेम करता है कि मैं सिर्फ सच लिखता हूं, वो भी सनराइज सनसेट लिखता है उसका, वो झूठ है, क्योंकि वो तो हुआ ही नहीं कभी। तो नजरिया ही तो है, जब सुधर जाए। और इन सब लोगों का शुक्रिया है, हर टीचर ने जिसने मेरी गलती पकड़ी, और इन सभी व्यक्तियों ने जिनको मैंने तंग किया और बावजूद इसके कुछ ने माफ किया और कुछ शायद आज तक नहीं कर पा रहे हैं। इन सबका मैं शुक्रिया तो उतना ही करना चाहूंगा, क्योंकि जो भी आज मैं हूं, अगर ये ना होते तो मैं यूं ना होता। ये सब इन्हीं की वजह से है। आज इतनी क्षमता है कि मैं उनके जूतों में खड़े होकर वहां से देखता हूं जयदीप को, तो मुझे दिखता है ये माफी लायक है ही नहीं। मेरी दिक्कत तो ये थी कि मेरा अहम बहुत बड़ा था। वो 29 वर्ष का जयदीप जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके अहंकार का तो कोई अंत ही नहीं था। कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो गया, कि मेरे पिताजी यूनाइटेड नेशंस में हैं और मैं लाखों डॉलर्स इसलिए कमाता हूं क्योंकि मैं स्कॉलरशिप्स पे हूं यूनाइटेड नेशंस की, या दूसरे साल में मैंने करोड़ों का घर खरीद लिया है, मेरी अपनी गाड़ी, मेरे अपने हॉस्टल के कमरे में भी एयर कंडीशनर लगा है, वहाँ पे भी एक्सबॉक्स रख के मैं गेम्स खेलता हूँ दिन भर, और मोटरसाइकिलें चलाता हूँ और गाने गाता हूँ, और मेरे पास सोनी का टीवी और फलाना और ढिमकाना और ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने अपनी काबिलियत से खरीदी हैं। ये गलत फहमी, इन चीज़ों का अहंकार, और जो भी दोस्ती करने आया उसका यही सोचना कि शायद मेरे से कुछ फ़ायदा लेने आया है, शायद जानना चाहता है कि मैं पढ़ाई कैसे करता हूँ, शायद मज़ा लेना चाहता है मेरे पास जो फैसिलिटीज़ हैं उनका, किसी पे विश्वास ना करना। होते होते मैं बात करता हूँ उस मौके की जब मैंने पिछली बार बताया था कि अचानक अनएक्सप्लेन्ड ब्लाइंडनेस की वजह से मैं, जो बाद में एक्सप्लेन हुई कि ठीक है रेटिनल डिटैचमेंट थी टेक्निकली, मैं अस्पताल की कॉरिडोर में लेटा था ऑपरेशन के बाद, और मैंने कहा रोशनी खोकर मुझे दिखाई दिया, ये पिछली बार मैंने कहा था। वहां यही दिखाई दिया कि मैं डिजर्व तो कुछ भी नहीं करता था इसमें से,
अगर मैं पलट के देखूं तो वो टीचर्स मुझे माफ़ नहीं करेंगे, वो माँ बाप माफ़ नहीं करेंगे, वो भाई बहन माफ़ नहीं करेंगे, वो पत्नी, वो बच्चे, वो दोस्त कभी मुझे माफ़ नहीं कर सकते थे जिस तरह का मैं जयदीप था। और वो जो हो रहा था तो बिल्कुल सही था, कुछ भी गलत नहीं था, ऐसे इंसान का हट जाना ही ठीक था। पर अब क्योंकि सांसें बची हैं तो क्या करना है इनका, वहां तक तो आ गया जहां अंत ही अंत है सिर्फ, और सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं सारे, पर इसको अंत मानूं या ना मानूं, बस उस उधेड़बुन में अकेला बैठा सोच रहा था वहां मैं। आज तक सोचता हूं, हर मिनट सोचता हूं, हर सेकंड एहसास रहता है। एक चीज जो मैं समझ पाया, अगर मैं नजरिया कर लूं कि मैं हूं ही नहीं, मेरे को विकलांगता का सर्टिफिकेट मिला 55% परमानेंट विकलांग, ओके, ठीक। और सपोज मैं मान लूं मैं 100% परमानेंट विकलांग हूं, तो फिर जो भी कर पाऊंगा वो तो फिर एक मिरेकल ही होगा ना। और अंधेपन के बाद वो सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि 55% तो हाथ पैरों के टूटने और चेहरा और कंधा और ये सब चीजों की वजह से था। आंखों के जाने पे वो विकलांगता भारतीय कानून में 100% कर दी जाती है। उस पुराने जयदीप का वहां 100% खत्म होना जरूरी था कि नया जयदीप पैदा हो सके। जब तक खरपतवार पिछली फसल की नहीं हटाता किसान, नए बीज नहीं बोए जा सकते। और उस दिन वो खेत साफ हो गया था पूरा। लंबा रास्ता लग रहा था, जीवन के स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो आधे से ज्यादा वक्त बीत चुका था, और मैं शुरुआत भी नहीं कर पाया था जीवन की अपनी। पर क्या इसकी वजह से न करूं, बहुत लंबे रास्ते गलत डायरेक्शन में चलने की वजह से क्या मैं अपनी गलती मान के रास्ता सही न करूं, चाहे वो बिल्कुल ही विपरीत डायरेक्शन में था, पर फिर भी क्या मैं इसीलिए गलत पे चलता चले जाऊं क्योंकि बहुत देर तक गलत पे चला हूं? ब्यूटीफुल। और अब फर्क क्या पड़ता है किसी को? सबने तो त्याग दिया मुझे। आज इस ऑपरेशन के दिन जब मैं आया हूं, सिर्फ एक ड्राइवर जो बाहर अपनी तनख्वाह के लिए बाहर खड़ा है, उसके अलावा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार मेरे साथ अस्पताल नहीं आया। किसी ने मिस नहीं किया मुझे। आज मैं हूं या नहीं हूं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ना मैं मान लूं कि मैं नहीं हूं आज, और फिर पैदा हुआ एक नया जयदीप। क्यों ना मैं समझूं इस बात को कि मैंने गलत किया है, और आपके माध्यम से आज जो लोग ये सुन पाएंगे, मेरे पास आज वो रास्ते भी नहीं कि मैं उनसे जाके माफी मांग सकूं जिन लोगों को मैंने परेशान किया। कुछ शायद दुनिया में भी ना हो आज, पर मैं शरीर का होना उन आत्माओं का होना नहीं है। अगर वो आत्माओं तक ये मेरी आत्मा का मैसेज जा सके तो मैं शर्मिंदा हूं उन बातों पे जो मैंने करी थी पहले। पर फिर मैं बताना चाहूंगा कि उस मोड़ के बाद मुझे थोड़ी जल्दबाजी थी कि मैं जल्दी वापस चीजों को सुधार सकूं। मुझे लगा ये तो हो नहीं पाएगा। मैं डर भी गया था। शरीर नहीं है तो डॉक्टरी कैसे करूंगा, पैसे नहीं है तो मशीनें कहां से लाऊंगा, स्टाफ और परिवार जा चुका है तो उनको कहां से भरपाई करूंगा, कैसे घर जाऊंगा, रोटी कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, मैं कैसे क्लिनिक पहुंचूंगा। रेंगते रेंगते ठीक जैसा एक बच्चा पैदा होता है वैसे दोबारा मैंने चलना शुरू किया। और शेयर करना चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि इस बार मेरे साथ वो था। और इतने तमाचे मारने के बाद जब मैंने उससे भी माफी मांगी तो उसने कहा चल हाथ पकड़ के चल। आपने बताया पहले भगवान को भी नहीं मानते थे आप? बिल्कुल नहीं मानता था। उस दिन तक नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे सजा ही मिल रही थी और मैं अपनी तरफ से कामयाब था। तो भगवान से क्या शिकायत थी आपको? मुझे हमेशा पढ़ाया गया कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट बनो, तुम लीडर बनो, तुम कंपटीशन से जीतो, तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें सबको सबसे आगे निकल जाना है, तुम्हें वो करके दिखाना है जो कोई नहीं कर रहा है। आज मैं विनती करूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, अगर कोई कभी चाहे कि मैं कहीं आके बात करूं, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे को ये पढ़ाया जाए कभी।
काश कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये ना लिखा होता, काश कि लिखा होता कि तुम दूसरे की मदद करो, दूसरे के साथ रहो। न जाने कब सफर खत्म हो जाएगा। मैं वहां पे अकेला पहुंचा था। अगर वो शिखर भी था तो वहां ठंड थी, वहां अकेलापन था, वहां तकलीफ थी, वहां सिर्फ मुसीबतें थी मेरे चारों तरफ। जरा सा लड़खड़ाना भी मुझे नीचे गिरा सकता था और मैं डरा हुआ था, इसलिए मैं सबसे नाराज भी था। तो भगवान तो कहीं भी नहीं था लोग, वो तो उसका तो क्या कसूर था? उसका कसूर नहीं था। तो फिर पर जब तमाचा पड़ा और उसने गिराया और जब मैं शून्य पे पहुंच गया तो एहसास हुआ एक क्षण में शून्य आता है। और टेस्ट किए गए और पाया गया कुछ भी कमी नहीं है। आंखों के पर्दे फट चुके हैं पर शुगर फिर भी ठीक है, ब्लड प्रेशर आज तो ठीक ही था, आज तो ये बीमारी भी नहीं मिली, वो भी नहीं मिली। फिर भी मुझे टीबी के इलाज पे डाल दिया गया 2 साल के लिए कि शायद टीबी हो गई, शायद कोई ऐसे वायरसेस ब्लड डोनेशन में जो 56 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया था उसमें ऐसा कोई ब्लड चले गया जिसमें कोई वायरस था जो आजकल डिफाइंड भी नहीं है, जो इतनी देर में एक्टिव हुआ और उसने रेटिना तुम्हारा डैमेज कर दिया। ये सारी अटकलों पे ही चल रहा था सब कुछ उस वक्त तक इलाज। सिर्फ ये सोच लेना उस दिन बैठ के, और जो मैंने पिछली बार बताया कि मैं एक इंसान हूं और 40 साल नहीं समझ पाया था कि मैं इंसानियत के लिए आया हूं, वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम अपने इंटरव्यू का दूसरा भाग शुरू करें जी, मैं इस भाग को इस तरह से समअप करना चाहूँगा। कहते हैं कि खलील जिब्रान एक बहुत बड़ा फिलोसोफर, पेंटर, स्कल्पचर हुआ है। उसने एक कहानी लिखी है जी। कहानी में वो कहता है कि एक बहुत बेहतरीन पेंटर के जहन में ये बात आई कि वो दुनिया में जो सबसे खूबसूरत इंसान है उसकी पेंटिंग बनाएगा। इसके बाद उसने देश विदेश में खोजना शुरू किया, उसको एक खूबसूरत इंसान मिला। जिब्रान की कहानी कहती है कि उस खूबसूरत नौजवान की पेंटिंग उसने तैयार की, जो कि पेंटर ने भी क्लेम की कि इससे खूबसूरत मैं और नौजवान की वो नहीं बना सकता। वक्त गुजरा, लगभग 50 साल बाद उसके जहन में आया कि मैंने दुनिया के खूबसूरत इंसान की पेंटिंग तैयार करी है, जी। अब मैं बहुत ही बदसूरत इंसान की, जो बाहर और भीतर से भी करूप हो, उसकी पेंटिंग तैयार करूंगा। खोज में लग गया। इत्फाक ऐसा रहा कि वही नौजवान उसके सामने आन पड़ा। जब उसकी पेंटिंग बना रहा था तो उसने देखा कि वो नौजवान रो रहा है, आंसू टपक रहे हैं उसके। तो उसने पूछा कि तुम्हारे आंसू क्यों टपक रहे हैं? तो नौजवान ने कहा कि आज से 50 साल पहले जब तुमने मेरी पहली पेंटिंग बनाई थी, तब तू मेरे को खूबसूरत इंसानों में गिनता था। डॉक्टर साहब, आपकी सारी बातें सुन के मुझे आपके केस में रिवर्स लग रहा। एक बदसूरत इंसान जिसको आप स्वयं पहचान चुके हैं, और बहुत बड़ी बात है कि आपने उसको स्वयं त्यागा है। मैं यही बात आम लोगों के सामने लाना चाहता हूं कि जब हम कोई निर्णय ले लेते हैं कि हमने 1, 2, 3 बुरी आदतें नहीं छूटती, और यहाँ पर तो पूरे का पूरा वजूद ही बदलने पर कोई आदमी तैयार हो जाए, तो उसको किस तरह से 100 जन्म लेके इसी जन्म में अपने को पुनः जीवित करना होता है। इसी दास्तां को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।